रेवाड़ी जिले के कद्दावर नेता, पूर्व जिला प्रमुख एवं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट सतीश यादव ने रविवार को मॉडल टाउन में अपने कार्यालय का रेनोवेशन कर आम पब्लिक से मिलने के लिए खोल दिया है। उन्होंने अपने चाहने वालों से मुलाकात की व लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। इसी कड़ी में उन्होंने खबरें आज तक के विशेष भेंट कर इस इलाके के पिछड़ेपन का कारण नेताओं की इच्छा शक्ति न होना बताया। साथ ही रेवाड़ी की दुर्गति के लिए उन्होंने कैप्टन अजय सिंह यादव को आड़े हाथ लिया व उनकी पोल खोलकर उन्हें प्रवासी बताया। आइए हम सीधे आपकी मुलाकात करवाते हैं एडवोकेट सतीश यादव से, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़कर रेवाड़ी के विकास के लिए वे ऐसा काम करना चाहते हैं जो आज से पहले किसी नेता ने नहीं किया। सर, आज कार्यालय पे क्या कार्यक्रम रहा? नहीं, हमने ये अपना ऑफिस, वैसे तो ये 2009 में मेरा यही कार्यालय था, 9 से 14 तक। अब ये दोबारा तोड़ के रेनोवेट किया है और यहाँ अनेक साथियों की रहती थी कि भाई आपका जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उस पर जाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ स्पेस की भी कमी थी और वहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान पे बिज़नेस भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो लोग भी इसलिए कि भाई यहाँ तो एक राजनीति का वो है, आप समझो कि पॉलिटिकल ऑफिस, तो उसके लिए हमने ये कार्यालय बनाया है। और आज सुबह 10 बजे से और जब तक लोग आएंगे हम यहाँ बैठे हैं और लोगों से निरंतर उनको ये बताया गया कि भाई यहाँ मैं अवेलेबल रहूँगा, आपको 2-3-4 घंटे जब भी कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े, और आपका अपना कार्यालय आप आके संभालो और मजबूती से इस रेवाड़ी के लिए काम करेंगे। सर, चुनावी रेस में बहुत सारे लोग हैं, क्या आप भी उनमें शामिल हैं? नहीं, मैं तो रेस में तो क्या शामिल हूँ, जनता फैसला करेगी, पार्टी फैसला करेगी। रेस में तो सभी की इच्छा रहती है, ऐसे कुछ नहीं है। चुनाव में जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी राजनीतिक इंटरेस्ट रखता है वो सभी सोचता है कि मैं विधानसभा में जाऊँ, मैं लोकसभा में जाऊँ। वो जिस तरह की मेरी भी शायद ये मंशा है, ऐसा कोई कहने में मुझे गुरेज और परहेज नहीं है, लेकिन अभी वो रेस रास वाली मेरी बात नहीं है। मैं तो जनता से जो जनता के द्वारा, जो मेरे साथियों के द्वारा आएगी उस पर फूल चढ़ाएंगे। सर, ये देखा गया है कि रेवाड़ी में अब तक 60-70 साल हो गए चुनाव चलते हुए, और यहाँ नेता बने, मंत्री भी बने, विधायक भी रहे और केंद्र में सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे केंद्रीय मंत्री, मगर आज तक रेवाड़ी के हालात वैसे के वैसे हैं। उस पर क्या कहेंगे? अग्रवाल साहब, मैं यही कहूँगा कि नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं रही। सरकारें अनेक आई और गई और सरकारों ने प्रयास भी किया कि इस रेवाड़ी भी उठे। यहाँ भी लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आपकी गंदगी को लेके, चाहे आपकी कानून व्यवस्था को लेके, चाहे नौजवान के रोज़गार को लेके, चाहे म्यूनसिपल कमेटी और अनेक दफ्तरों में एनडीसी के नाम के ऊपर जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ हैं, वो सरकारों ने चाहा भी होगा कि वो ठीक हो, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे वो उस तरह से कार्य नहीं कर पाए जिस तरह से रेवाड़ी अग्रणी शहरों में आ सकता था। दिल्ली के नज़दीक हैं, हाईवे के ऊपर हैं और इतनी भारी यहाँ इंडस्ट्री आई हुई है, अमन चैन वाले लोग हैं। और आज उस पर भी जो अमन चैन था, कभी महेंद्रगढ़ जो हमारा पुराना ज़िला होता था, तो उसमें अगर कहीं थप्पड़ भी महेंद्रगढ़ के किसी गांव में चलता था तो उसकी गूंज रेवाड़ी तक आती थी। आज आए दिन रोज़ मर्डर हो रहे हैं, आज कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। तो ये नेताओं की जो निरंतर बेरुखी रही, क्योंकि जो यहाँ के बड़े नेता हैं, 2 ही घराने हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, एक अब गुड़गांव में बड़ी बड़ी सोसाइटियों मैंगोलियन हाइट्स में रहते हैं, जिनकी 50-50 करोड़ रुपए फ्लैटों की कीमत है। जनता ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कितनी अट्टालिकाओं में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, उनके पास किसी तरह की साधनों की कमी नहीं है। उनके पास क्या दिक्कत है यहाँ रेवाड़ी में आए ना आए, उनको इन गलियों नालियों से क्या मतलब है। एक तरह से प्रवासी हैं, आएंगे पिकनिक के तौर पे, यहाँ कह के चले जाएंगे, कोई 4 भाषण मारेंगे, वापस चले जाएंगे, धारुड़ा गंदे के पानी पे राजनीति करके चले जाएंगे, रेवाड़ी में कोई दुकान गिर गई उस पर राजनीति करके चले जाएंगे, रेवाड़ी की गलियों नालियों बोल के चले जाएंगे। लेकिन जब उनसे पूछो उनके कार्यकाल में क्या हुआ तो उनके पास जवाब नहीं होगा। और क्योंकि मैंने उनके सामने, भाई कैप्टन अजय सिंह के सामने 2009 में भी चुनाव लड़ा, 2014 में भी। 9 में मैंने मेहनत की तो मैं सेकंड नंबर पर रहा, 14 में मैंने उनको तीसरे नंबर पर ले आया।
मैंने उनकी जो भी यहाँ कमियाँ रही, कोई मैं निजी रूप से कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, जो भी उनकी कमियाँ रही वो बताई कि उन्होंने सत्ता का किस तरह से अपने और अपने परिवार तक दुरुपयोग किया। आज जब वो ये बातें करते हैं, आज वो जब किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मुझे उनके ऊपर दया भी आती है और हंसी भी आती है कि आप तो कम से कम ना बोलिए। आपने जो जनता ने आपको इतना कुछ दिया, और आप ये रेवाड़ी किसका परिणाम, आज ये बाईपास की जो हालात है रेवाड़ी में, जो ये वाया गोकलगढ़ जो गया है, ये किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी डीपीआर किसने बनाई और किसकी ज़मीनों को बचाने के लिए बनाया, ये सब रेवाड़ी की जहन में है। और उस समय में हुड्डा साहब आए थे, 2704 करोड़ रुपए के कह गए थे 2009 से पहले कि मैंने रेवाड़ी को 27 से 4 करोड़ रुपए दिए। मैंने उस बात को हाथों हाथ लिया था और मैंने अपनी एक गाड़ी में कैसेट भरवा के भी, वो पूरी गाड़ी मेरी आवाज़ के रूप में घूमती थी और मैं पूछता था वो 2704 करोड़ रुपए का विकास कहाँ है। मैं उस टाइम में नई सब्जी मंडी को दिखाता तो सड़ान मारती हुई, और मैं यूँ ही मजाक मजाक में कहता था कि भाई अगर इसका भी ठेका ना जाने किसको दिया हुआ है, अगर इनको पता लग जाए इसमें भी 2 पैसे तो शायद ये भी काम वही करें। तो इस तरह की मेरी उस टाइम की भी आज मेरे वो, हालांकि 15 साल का अरसा हो गया, लेकिन वो एक एक बात याद है कि किस तरह से अपने और अपने परिवार को नौकरी लगवाया, किस तरह से अपनी ज़मीन को सिंचित किया, किस तरह से अंडरग्राउंड पाइप डाल के ले गए, किस तरह से ये जो शहर की बदहाली के जो हालात हैं, जिस मॉडल टाउन में मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ भी अगर 4 बारिश, अच्छी सी बारिश आ जाए तो यहाँ मेरे नीचे एक बेसमेंट वो पानी से भर जाता है। ये मॉडल टाउन जो सबसे पॉश इलाका है, जिसमें श्रीमान जी खुद का भी निवास है, यहाँ का भी विकास नहीं कर पाए। तो वो आज जब किसी पार्टी पे या किसी व्यक्ति पे आरोप लगाते हैं तो मुझे उन पे क्या कहूँ मैं, दया आती है या उनको पता नहीं है कि हम क्या करके चले गए। आज इस शहर के दुर्दशा के जिम्मेवार वो लोग हैं, और मैं हमेशा कहता रहूँगा और हमेशा इस रेवाड़ी की दिल से एक आवाज़ उठाता रहूँगा कि हम इस शहर को, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इसको चंडीगढ़ और पेरिस ना बनाए, इसको रहने लायक बना ले। तो रेवाड़ी को किसी ने अगर रहने लायक बना लिया, यहाँ सड़कों का, बिजली का भी, पिछले दिनों एक बिजली के करंट लग के एक वहाँ आपके धोड़िया को आप एक भाई एक्सपायर हो गया, लोगों की छतों के ऊपर से तार लटकते हुए चलते हैं। जो आज इस शहर की, इस इलाके की जो हालात है, अगर इस रेवाड़ी को कोई रहने लायक बना देगा तो हम तो कहेंगे कमाल हो गया कि जो 72 साल में नहीं हो पाया वो अब हो गया। और शिक्षण संस्थाओं में भी हम पिछड़ी रहे। अब कुछ ये प्राइवेट शिक्षण संस्थान आने के बाद इस अहिरवाड़ का नौजवान हर टेस्ट में अव्वल आ रहा है। तो वो इनकी नेताओं की देन नहीं रहा, वो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान जब से आए हैं, हमारा ये क्षेत्र कम से कम उस क्षेत्र में आगे जाने का प्रयास कर रहा है। अगर जनता और पार्टी आपको विधायक बनाती है तो आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, आपके नेता की इच्छा शक्ति हो, और दूसरा वो निजी रूप से क्या काम करता है उससे कोई नहीं। मैं आज टाटा का शोरूम चलाता हूँ, हो सकता है मैं कोई डेवलपर का भी काम करता हूँ, वो मेरा जीवन यापन के लिए मेरा एक जरिया है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मुझे भी कुछ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ इस तरह के काम चाहिए जिससे मेरा भी जीवन यापन हो सके। तो आज, लेकिन राजनीतिक रूप से व्यक्ति को बेईमान नहीं होना चाहिए, और उसकी अपने और अपने परिवार तक सोच नहीं होनी चाहिए। उसकी नीयत में अगर खोट नहीं है तो वो निश्चित तौर के ऊपर इलाके में जो मैं जिन बातों पे बोल रहा हूँ, मैं यहाँ, जैसे मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा, आपका बेटा भी वकील है, मेरा ही भतीजा, आप उनसे बात करना, आप भी वकील है खुद अब तो आप बार एसोसिएशन में जाके पूछना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बार का प्रधान बना तो उस टाइम उस बार की क्या पोजीशन थी, और मैंने वहाँ उनसे एक ही वादा किया था कि वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया, और मैं वहाँ वो करके आया। जिला परिषद का चेयरमैन था, उस टाइम भी कहा, मैं आज कह रहा हूँ कि मेरे को एक बार मौका चाहिए, दोबारा से लोग ही कहेंगे आप आओ, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। और मैंने म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव के दौरान, जब मेरी धर्मपत्नी चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रही थी, तो उस टाइम भी कहा था कि मेरी मंजिल ना कमेटी थी, ना कमेटी है, ना कभी कमेटी रहेगी, मेरी मंजिल कहीं और है। अगर आप मुझे यहाँ से चुनाव, मेरी धर्मपत्नी जीत जाती है तो मैं वो करके दिखा दूंगा कि मैं या तो मुझे ऐसे कर्म कर दूंगा कि मुझे आपसे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मेरी नाकामयाबी भी इतनी बड़ी होगी कि मैं शर्मसार होकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा। मैंने 2 ही परिस्थिति की जिक्र किया था, और आज भी वही कह रहा हूँ कि 5 साल में वो कर देंगे कि जो मेरे इस रेवाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो स्वयं चल के आएँ कि आपको फिर चुनाव लड़ना है, या मैं खुद इतना शर्मसार हो जाऊंगा कि जो मैं लोगों के बीच में निरंतर पिछले 10, 15, 20 साल से जो लोगों को जो झूठे सब्ज़बाग दिखा रहा था, एक तरह से अगर कोई कहे कि मैं झूठे सब्ज़बाग दिखा रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं कर पाया, तो मैं किस मुँह से जनता के बीच में जाऊँ। मेरा तो इतना ही है, कर्म करो, और कर्म ऐसे करो जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है।
आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए फल की आस मत करो, मैं ये भी कह रहा हूँ। आप जनता के लिए कर्म करो और निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट आएगा। आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे कोई कार्यकर्ता है नहीं, मेरा परिवार है। कार्यकर्ता तो बड़े बड़े नेताओं के होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के होते हैं, मेरा परिवार है। और आज मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया था और सुबह 10 बजे मेरे परिवार के लोग आने शुरू हो गए थे और ना कोई मैंने ऐड दी, ना कोई और बताया, ना कोई और 10, 20, 50 फ़ोन ज़रूर किए होंगे। और सुबह से ही यहाँ मेरे परिवार के लोगों का तांता लगा हुआ है कि हम मिलेंगे। मैं बीच में जिला कार्यकारिणी में भी होके आया और फिर वहाँ से मैं थोड़ी जल्दी भी इसलिए करके आया कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, तो बार बार इनका प्रेशर था कि भाई बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, आप एक बार आ जाओ। मेरे पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता तो मैं हूँ उनका। और उन सब, वो सब मेरे लिए आदरणीय है और मैं उनके दिलों में बसता हूँ, वो मेरे दिल में बसते हैं। इतना ही है, परिवार है मेरा एक।